इतिहास का रिवीजन कर रहे थे, जहां आज हमें पढ़ना है मगध के राज का उत्कर्ष और सिकंदर के बारे में। ये टॉपिक डिस्कस कराने से पहले आपको बताना चाहेंगे, जिस चीज का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। आपके लिए रेलवे की तरफ से ग्रुप डी की वैकेंसी जो है वो आ गया है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा वैकेंसी कम है, लेकिन आपके लिए वैकेंसी तो आया है, ठीक है। तो बताना चाहेंगे रेलवे की जो वैकेंसी है वो भराना स्टार्ट हो जाएगा आपको 23 जनवरी से, और ये फरवरी तक चलेगा, ठीक है, 22 फरवरी तक चलेगा। तो आपका जिसका इंतजार था, जिस वैकेंसी का इंतजार था, वैकेंसी आ गया है। पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, और जो भी रिवीजन है, जो भी पढ़े हुए हैं उसको पूरा रिवीजन कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपका वैकेंसी आ गया तो एग्जाम तो होगा ही ना। तो जितना रिवीजन अधिक से अधिक कर सकते हैं कीजिए। आज हम लेकर के चलते हैं आपको मगध राज के बारे में और सिकंदर के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। रेलवे वैकेंसी के बारे में और कोई अपडेट चाहिए तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बता दूंगा, जहां पूरे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कैसे फॉर्म भराएंगे, सब बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बताना चाहेंगे ये फॉर्म जो है ये मैट्रिक पास पे ही है और ITI क्यू है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। केवल मैट्रिक पास है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मगध राज के उत्कर्ष के बारे में क्या प्रश्न इससे बनता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बताना चाहेंगे मगध के सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ इसके संस्थापक है, ठीक है। यानी मगध के सबसे प्राचीन वंश, मगध का सबसे प्राचीन वंश है बृहद्रथ, यानी कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक है बृहद्रथ। इसकी ना राजधानी थी ग्रीव्रज, जिसको दूसरे ग्रीव्रज के नाम से जाना जाता है, जिसको राजगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजगिरी। तो परीक्षा में आपको पूछेगा मगध का राजधानी कहाँ था, मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? ग्रीव्रज। और उसी को क्या कहते हैं? राजगिरी कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाए, कितना बार पूछा जा चुका है कि मगध की राजधानी कहाँ? तो ऑप्शन में आपको ग्रीव्रज रहेगा तो ग्रीव्रज मारिए, और राजगिरी रहेगा तो राजगिरी मारिए। दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। तो पूछेगा मगध के संस्थापक कौन है? तो बृहद्रथ। मगध के संस्थापक बढ़िया गया ना। तो यहाँ से यही क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। पता है जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था, जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हड़ेक वंश का संस्थापक ना बिंबिसार, हड़ेक वंश का संस्थापक यही प्रश्न पूछता है कि हड़ेक वंश का संस्थापक कौन है? हड़ेक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। तो याद रखिएगा ये मगध की गद्दी पर ना 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था, 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। कहता है वो ना बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। बृहद्रथ क्या चीज के मानने वाले थे? बौद्ध धर्म के मानने वाले वो व्यक्ति थे, ठीक है। यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वह प्रथम भारतीय राजा थे जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, यानी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए थे, ठीक है। कहता है बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग पर मगध में मिला लिया था। यानी अंग के राजा ना ब्रह्मदत्त थे, अंग के राजा ब्रह्मदत्त थे, और उसको ना जीत लिया था बिंबिसार। तो आपको पूछेगा कि अंग, जब बिंबिसार ने अंग को अपने राज्य में मिलाया तो उस समय वहां के राजा कौन थे? ब्रह्मदत्त। यानी ब्रह्मदत्त से अंग को जीत लिए और मगध में उसको मिला लिए, ठीक है। इतना तक समझ में आया ना। कहता है बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। यानी बिंबिसार ने राजगिरी बनवाया था। राजगिरी का निर्माण कौन करवाया था? बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्ष तक शासन किया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है कि बिंबिसार ने मगध पे कितने वर्षों तक राज किया था। तो आपको याद रहेगा ना, मतलब 52 वर्ष तक वो शासन चलाया था, 52 वर्ष तक वो शासन चलाया था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार के राजवंश जीवक, आपको पूछेगा जीवक किसके दरबार में जाते थे? याद रखिए, पूछा प्रश्न कि बिंबिसार के दरबार में कौन से राजवंश रहते थे? जीवक। ऐसे पूछेगा जीवक किसके दरबार में रहते थे? बिंबिसार। तो जब एक बार गौतम बुद्ध की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो यही जीवक उनके इलाज करने के लिए गए थे, ठीक है, उनके देखभाल करने के लिए गए थे, ठीक है, समझ गए। तो कहता है महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार के राजवंश जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, तब उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनके सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। यानी जब एक बार गौतम बुद्ध का तबियत खराब हुआ तो जीवक क्या किए? उनको देखभाल करने के लिए गए। जब एक बार अवंती के राजा प्रद्योत थे, उनको पांडु रोग हुआ तो उनको भी देखभाल करने के लिए जीवक गए थे। तो पूछेगा जीवक किसके दरबार में रहते थे? बिंबिसार। इतना तक याद रहेगा ना। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यानी बिंबिसार क्या करता था? वैवाहिक संबंध स्थापित करता था, वो राज्य से तालमेल कर लेता था, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। तो आपको पूछेगा निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने राज्य को विस्तार किया? तो बिंबिसार। याद रखिएगा, बिंबिसार। आगे बढ़े। कहता है उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकसला, यानी कौशल की पुत्री है महाकसला, इससे शादी किया था, ठीक है।
उसके बाद वैशाली की चेट्टा की पुत्री चेलना, वैशाली की चेट्टा की पुत्री चेलना, इससे भी शादी किया था। तथा मद्र नरेश, जिसका ना आधुनिक नाम पंजाब, क्या नाम है? पंजाब, पहले उसको मद्र बोलते थे, क्या बोलते थे? मद्र। मद्र नरेश की राजकुमार ने 6 माह से शादी किया था। मतलब इस इतने इतने राजाओं की कन्याओं से शादी करके उन्हें अपना राज बढ़ाया। क्या करा? राज बढ़ाया। ठीक है, तो वैवाहिक संबंध स्थापित करके राज कौन बढ़ाया? याद रहेगा ना, परीक्षा पूछता है। ठीक है, पता बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु, यानी उसका पुत्र है जिसका नाम है अजातशत्रु, बिंबिसार की हत्या कर देता है। तो पूछेगा परीक्षा में अजातशत्रु किसका पुत्र है? बिंबिसार का पुत्र है। ठीक है, तो पूछेगा बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु। जब अजातशत्रु इसको हत्या करते हैं ना, तो इसका एक और नाम होगा कुनिक। क्या होगा? कुनिक। तो पूछेगा कुनिक के नाम से कौन जाना जाता है? अजातशत्रु। तो जब उसकी हत्या कर देगा तो राजा बनेगा ना। हाँ, तो 493 ईस्वी पूर्व में ना मगध की गद्दी पर बैठा अजातशत्रु। कब? 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा अजातशत्रु, और तभी से अजातशत्रु क्या कहते हैं? कुनिक कहते हैं। तो अजातशत्रु का दूसरा नाम हो गया कुनिक। कुनिक के नाम से कौन जाना जाता है? याद रहिए, परीक्षा में पूछता है। ठीक है, वो ना प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, यानी जैन धर्म को मानता था अजातशत्रु, जैन धर्म को मानता था अजातशत्रु। जब बौद्ध से मिलेगा ना तो वो बौद्ध धर्म को मानने लगेगा। समझ गए? जब बौद्ध से मिलेगा तो वो बौद्ध धर्म को मानने लगेगा। ठीक है, कहता अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध की राजगद्दी पर बैठा। देखिए, उसका पिता थे 52 वर्ष, उसके पिता 52 वर्ष, और उसका बेटा 32 वर्ष। याद रहेगा ना? अरे 5 में से 2 चला जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 जैसे के तैसे है। तब पिताजी थे 52 वर्ष और बेटा जो है 32 वर्ष। मगध पर राज किया, मगध पर राज किया। देखिए, ये वाला तो पूछ चुका है कि बिंबिसार कितने वर्ष तक राज किया था, और ये वाला नहीं पूछा है। ठीक है, ये वाला नहीं पूछा। क्या पता आपसे पूछ दे, अजातशत्रु के बारे में नहीं पूछा, आपसे पूछ दे कि अजातशत्रु मगध पर कितना वर्षों तक शासन किया? तो 32 वर्ष, और उसके पिता 52 वर्ष। इतना 52 वर्ष ना पूछ चुका है। ठीक है, बीपीएससी पूछ चुका है, बीपीएससी टीआरई में पूछ चुका था कि कितने वर्ष तक बिंबिसार ने मगध की राजगद्दी पर शासन किया है? तो 52 वर्ष। अजातशत्रु 32 वर्ष। ध्यान में रहेगा ना? एग्जाम के समय जो भी रिवीजन कीजिएगा आपको ध्यान में रहेगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। ठीक है, अजातशत्रु का सहयोग मंत्री जिसका नाम है बर्षकार, क्या नाम है? बर्षकार, मतलब उसका ना मंत्री था, मंत्री समझ रहे हैं ना? इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। यानी वैशाली को ना जीतना थोड़ा मुश्किल था। एक तरफ से घग्गर, एक तरफ से गंगा, एक तरफ से सोन, ये सब नदी के ना एक वैशाली की तरफ है, तो वैशाली के राजगिरी से इधर आने में थोड़ा मुश्किल होता था, इसको जीतना थोड़ा कठिन था। तो उसको जीतने में ना मदद किया वर्षकार, यानी वर्षकार की मदद से अजातशत्रु वैशाली को जीत लिया। तो पूछा है प्रश्न कि मगध नरेश अजातशत्रु ने वैशाली को किसकी मदद से जीता था? तो वर्षकार। ये भी प्रश्न बीबीएससी द्वारा पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, मतलब उसका मंत्री था जिसका नाम था वर्षकार। ठीक है, 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा, यानी अजातशत्रु का बेटा हो गया उदयन। अब उदयन क्या करेगा? अपना पिता को मार देगा और राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, तो अब आ गया उदयन। क्या आ गया? उदयन। अब ये बनाएगा पाटलिपुत्र। क्या बनाएगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन। ठीक है, तो आप गद्दी पर कहिया बैठा, याद रखिए 461 ईस्वी पूर्व में, 461 ईस्वी पूर्व में कहता उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया। यहाँ से कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? पाटलिपुत्र के संस्थापक है, पाटलिपुत्र के संस्थापक है, और उधर राजगिरी के संस्थापक है, उधर बोले राजगिरी के संस्थापक, तो वो भी पूछा जाएगा कितना बार। अब पाटलिपुत्र के संस्थापक ही पूछा गया कितना बार, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? याद रहेगा ना? उदयन। किसका पुत्र है? अजातशत्रु के। कब गद्दी पर बैठा? 461 ईसा पूर्व। ठीक है, अब पाटलिपुत्र की स्थापना करेगा, अपना राजधानी राजगिरी से लेकर आएगा पाटलिपुत्र। तब पूछेगा कि अब मगध की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। वर्तमान हो गया आप। ठीक है, वहां से लेकर के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कहता 461 ईस्वी में अपने पिता की हत्या कर दी उदयन ने और मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना की। हुआ जैन धर्म का अनुयायी था। कौन धर्म का? यानी जैन धर्म का मानने वाला था। हरेक वंश का अंतिम राजा हुआ उदयन का पुत्र नागदशक। तो पूछेगा हरेक वंश का अंतिम, याद रहेगा ना? हरेक वंश का अंतिम नागदशक। हरेक वंश का अंतिम नागदशक किसका पुत्र था? उदयन का। तो उदयन के पुत्र का नाम है नागदशक। ये अंतिम है। ठीक है, इसका ना एक है सिपाही, एक मतलब एक है इसका सेनापति जिसका नाम है शिशुनाग। इसका एक सेनापति है जिसका नाम है शिशुनाग। ये क्या करेगा? इसको ना अवदस्त कर देगा, यानी इसको हटा देगा। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अवदस्त करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। तो आप पढ़ रहे थे उधर हरेक वंश, अब पढ़ेंगे आप शिशुनाग वंश। तो पूछेगा शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है?
नाग दशक, नाग दशक याद नहीं रहा है, नाग दशक है, शिशुनाग वंश के संस्थापक नाग दशक, ठीक है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली ले गया। देखिए अब ये लेके चला जाएगा वैशाली, तो अब मगध की राजधानी कहाँ हो गया, वैशाली। ध्यान में आ रहा है, पहले राजगिरी जिसको गरीबराज कहते हैं, अब आ गया पाटलिपुत्र, अब पाटलिपुत्र से लेकर चला गया वैशाली, अब वैशाली से होकर बेटवा लेकर चला गया फिर पाटलिपुत्र, ठीक है। अब देखिए तो पूछेगा आपको शिशुनाग वंश के संस्थापक नाग दशक, ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को ना पाटलिपुत्र ले आया, यानी कि उसके पिता थे लेके चले गए वैशाली, उसके पिता लेके चले गए वैशाली, और उसका बेटा कालाशोक वापस लाया पाटलिपुत्र, ठीक है। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा हुआ नंदीवर्धन। अब पूछेगा शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन, नंदीवर्धन कौन है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा है, ठीक है। नंद वंश के संस्थापक है महापद्म नंद। अब महापद्म नंद क्या करेगा, नंदीवर्धन को हटा देगा और राजा बन जाएगा, ठीक है। तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद एवं अंतिम शासक था घनानंद। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद, नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद, और घनानंद को हरा देगा चंद्रगुप्त मौर्य, आ जाएगा मौर्य वंश, आ जाएगा मौर्य वंश। समझ में आया कैसे कैसे कहानी आया। तो मगध का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, हर्यक वंश, बिंबिसार, ठीक है, उसका राज चला। फिर कौन आ गया, शिशुनाग, शिशुनाग को मार दिया, कौन आ गया, घनानंद, नंद वंश, महापद्म नंद, नंद वंश आया, और नंद वंश को मार देगा तब आएगा मौर्य वंश, ठीक है। ऐसी कहानी है, याद रखिए, नहीं रखिएगा तो परीक्षा में गलत हो जाएगा, ठीक है। कहता नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद एवं अंतिम शासक है घनानंद। घनानंद यह सिकंदर का समकालीन था, इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया। घनानंद को कौन हराया, चंद्रगुप्त मौर्य, और मगध पर एक नया राजवंश मौर्य वंश की स्थापना किया। तो मौर्य वंश का स्थापक कौन है, मौर्य वंश का स्थापक, ये परीक्षा में पूछता है, याद रखिए। इस तरह से मगध का राज का उत्कर्ष आपको समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं सिकंदर के बारे में, जो भी मेन क्वेश्चन था आपको हम डील कर दिया, यहाँ पे बता दिए है, कौन पूछेगा आपसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सिकंदर के बारे में मोटामोटी जान लेते हैं, ठीक है। सिकंदर ना भारत पे आक्रमण किया था, भारत पे आक्रमण किया था, ये यूनान का था, ठीक है। कहता है सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसका पिता फिलिप थे, क्या नाम है, फिलिप ने 359 में ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना, यानी मकदूनिया एक जगह जहाँ पे ना ये राजा बने, ठीक है। इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई, यानी उसके पिता जो है फिलिप उसको मार दिया, ठीक है। सिकंदर का गुरु अरस्तु, सिकंदर का गुरु है अरस्तु, यानी अरस्तु का शिष्य है, अरस्तु का शिष्य है। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, ठीक है। सिकंदर किसका शिष्य है, अरस्तु का, यानी सिकंदर अरस्तु का शिष्य है। कहता सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व, ये क्वेश्चन पूछता है, इसको रट लीजिए। भारत पर आक्रमण करने का अभियान कब चालू किया, 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 ईस्वी पूर्व में, याद रहेगा ना। यानी वो अभियान देखा था भारत विजय की, पूरे संसार की विजय की, ठीक है, ठीक है। उसको कहते हैं अलेक्जेंडर, सिकंदर का नाम है अलेक्जेंडर अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये भारत पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। सिकंदर का जो सेनापति ना सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर है, ठीक है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, यानी पंजाब के उस समय राजा थे पोरस, कौन है, उसके साथ उसको लड़ना पड़ा, ठीक है, युद्ध करना पड़ा, जिसे ना हाइड स्पीच के युद्ध कहते हैं। तो परीक्षा में पूछेगा हाइड स्पीच के युद्ध किसके बीच हुआ, सिकंदर और पोरस, एक तरफ सिकंदर और एक तरफ पोरस। पोरस हार गया था, लेकिन ना वो वीरता से लड़ाई किया था, किससे, वीरता से। तो जब सिकंदर जीत गया ना, तो बोला उसके साथ मित्रता स्थापित कर लिया और उसको जीता हुआ राज ना उसको दे दिया, ठीक है, जीता हुआ राज उसको दे दिया। तो हाइड स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ, तो याद रखना है हाइड स्पीच युद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि ना एक नदी का नाम है जिसका नाम है झेलम, क्या नाम है, झेलम। इसी नदी के तट पे हाइड स्पीच का युद्ध हुआ था। तो आपको परीक्षा पूछेगा सिकंदर और पोरस के बीच जो लड़ाई हुई थी किस नदी के तट पर हुई थी, झेलम के तट पर। अगर झेलम नदी के तट पर लड़ाई हुआ तो झेलम को पार कर गया, झेलम को पार कर गया, झेलम को जीत लिया, झेलम को जीत लिया, लेकिन उसको वापस कर दिया था, ठीक है। लेकिन सिकंदर की सेना इतना थक गया था कि उसके आगे ना ब्यास नदी था, जब ब्यास को पार करता तो मगध में आता। उस समय यहाँ के राजा था घनानंद, कौन था, घनानंद। लेकिन उसका सेना इतना थका हुआ था कि ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, यानी ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया, ठीक है, ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार नहीं कर पाया, तो झेलम को पार कर लिया था, ब्यास को नहीं, ब्यास को नहीं पार किया था, और वहीं से बेचारा वापस हो गया, ठीक है। तो देखिए आगे कहानी क्या कहता है,
सिकंदर ने पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा और इसे हाइड स्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसको झेलम का युद्ध भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? झेलम। झेलम का पुराना नाम है बितस्ता। झेलम का पुराना नाम है बितस्ता के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर का सेना ने ब्यास नदी को के पश्चिमी तट पर पहुंचकर पार करने से इनकार कर दिया। अब बोला कि ब्यास नदी को हम पार नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए वहीं पे वो रुक गया, ठीक है। तो इसी के अनुसार सिकंदर ना स्थल मार्ग से 325 ईस्वी पूर्व भारत से लौट गया, भारत से वापस चला गया, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन एक जगह है, वहां पे इसकी मृत्यु हो गई 33 वर्ष की अवस्था में। कितना? 33 वर्ष की अवस्था में। परीक्षा पूछा है, याद रखिएगा, ठीक है। सिकंदर का सेनापति जल सेनापति निर्याकस था, ठीक है। सेल्यूकड सिकंदर का सेनापति था, ठीक है, लेकिन जल सेनापति निर्याकस है, ठीक है। कहता सिकंदर का प्रिय घोड़ा जिसका नाम था बोगफेला, क्या नाम था? बोगफेला। जब वापस लौट रहा था ना, उसका घोड़ा मर गया था, तो उसी घोड़े को वहीं पे दफना दिया और एक नगर बना दिया, बोगफेला नगर, ठीक है। बोगफेला नगर जो वर्तमान में भी है, ठीक है। इसी के नाम पर उसने एक झेलम नदी के तट पर ना बोगफेला नामक नगर बसा दिया, ठीक है। जब वापस जा रहा था उसका प्रिय घोड़ा बोगफेला मर गया, तो उसी वहीं पे झेलम नदी के तट पर उसको दफना दिया और उस जगह का नाम रख दिया बोगफेला, ठीक है, जो जगह अभी भी है झेलम नदी के तट पर, ठीक है। तो ये था सिकंदर की कहानी, ये आपको परीक्षा में पूछेगा, मोटामोटी आपको अंदाज हो गया होगा। यही ध्यान में रखिएगा, किस नदी को पार किया, किस नदी को पार नहीं किया, किससे लड़ाई हुआ, कौन हराया उसको, ठीक है। उस समय मगध के राजा कौन था? तो उस समय मगध के राजा था घनानंद, ठीक है। घनानंद को कौन हराया? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपका मौर्य साम्राज्य। जो मौर्य साम्राज्य एक ही साथ हम देखेंगे कि